नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास का फर्स्ट चैप्टर ईटी मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हम जानेंगे कि सभ्यता का अंत यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता की उसका पतन कैसे हुआ, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता को त्याग दिए जाने का साक्ष्य मिलता है। यानी कैसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार कि जो 1800 ईसा पूर्व क्या किया गया था, जो हड़प्पा के स्थल थे उन्हें त्याग दिया गया था, यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया था। यानी कि जो वहाँ पर लोग रहते थे वहां से छोड़कर, जैसे यहाँ सब जो लोग रहते थे यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह यहाँ सब आने लगे थे। यानी कि नई नई जगह बस्तियां बनने लगे थे। यानी कि नई बस्तियां गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नई बस्तियां विकसित हुई। और ये देखिए, ये यहाँ गुजरात क्षेत्र में नई बस्तियां बसी। यानी कि जो पहले यहाँ पर जो क्षेत्र थे ये सब, इनको छोड़ के क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में से साक्ष्य मिलते हैं कि सभी लोग आकर गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसने लगे। अब देखिए, 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र अस्तित्व में आए। देखिए, जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कौन से थे जो 19वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आए। लेकिन हड़प्पा की विशिष्ट वस्तुएं जैसे लेखन, व्यवहार और शिल्प विशेषताएं समाप्त हो गई। लेकिन जो हड़प्पा में हम देखते हैं, जो हड़प्पा की एक जो विशेषता थी, उसकी विशेषता क्या थी कि वहां पर जो लेखन शैली वहां की अच्छी थी, या वहां पर जो क्या थे, पाठ थे, और जो वहाँ की बस्तियों की नियोजिता थी, यानी कि जो उनको प्लान तरीके से बनाया जाता था, वो सब खत्म हो गया। यानी कि जो ये सिटी बसी, यहाँ पर क्या थे, जो बस्तियां थी नियोजित नहीं थी। यानी कि यहाँ पर जो पार्ट वार्ट अवेलेबल नहीं थे। यानी कि जो उसकी विशेषता था कि जो सभ्यता की वो क्या हो गई, शिल्प विशेषताएं भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस अवधि में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं ना, जहाँ पर व्यापार व्यापार नहीं होगा, वो जीवन शैली कैसी होगी, ग्रामीण जीवन शैली होगी। तो यानी कि जो ये सभ्यताएं बाद में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता के बाद, ये सब कैसी थी, ग्रामीण जीवन शैली की थी। लेकिन जो पहले की सभ्यता यहाँ पर थी हड़प्पा की, वो कैसी थी, वो सब सारी शहरी सभ्यता थी। और ये कौन सी थी, ग्रामीण जीवन शैली की सभ्यता थी, जिसे हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता या अनवर्ती संस्कृतियां कहते हैं। तो हम समझ गए ना, उत्तर हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या, जो उत्तर यानी कि बाद में आए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में आए, इसीलिए जो ये संस्कृतियां बाद में विकसित हुई हड़प्पा के बाद, इन्हें उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या अनावर्ती संस्कृतियां कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी संस्कृति कैसे खत्म हो गई। तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें कि प्रमुख कारण है कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, इसलिए संस्कृति खत्म हो गई, या वनों की कटाई की जाने लगी, या बाढ़ आ गया, या नदियों ने अपने रास्ता मोड़ लिया, जिस तरफ से वो बहती थी उस तरफ से अपना उन्होंने रास्ता बदल कर क्या किया, बस्तियों की तरफ बहने लगी, इससे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन जो ये कथन दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो गई, या बाढ़ आ गई, या नदियों ने रास्ता बदल लिया, तो ये सब बड़ी मात्रा पे मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो छोटी-मोटी बस्तियाँ खत्म हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता कैसे खत्म हो जाएगी जलवायु परिवर्तन से या बाढ़ आने से? तो इस पे क्या होता है, इस पे सवाल उठते हैं। यानी कि ये क्या है, ये पूरी सभ्यता के पतन की क्या करते हैं, हमें व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कि ये जो जलवायु परिवर्तन या बाढ़ आना, इसे पूरी पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। हड़प्पाई राज्य का अंत, मोहर मोहरों, लिपियों, मनकों, मृदभांडों के लोप, स्थानीय बांटों का प्रयोग और शहरी पतन के से हुआ। यानी कि जो हड़प्पाई सभ्यता की उसका अंत कैसे हुआ, हमें ऐसे पता चलता है कि जब हड़प्पा के बाद जो उत्तर उत्तर हड़प्पा सभ्यता आई, अनावर्ती हड़प्पा सभ्यता आई, उनमें क्या थी, उनमें मोहरों का प्रयोग नहीं था, ना उनमें कोई लिपि प्रयोग की जाती थी अच्छी सी, ना कोई मनके थे, ना कोई मृदभांड थे। इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या हो गई, उसका पतन हो गया। और उसके बाद शहरों का भी पतन हो गया। शहरों का मतलब क्या हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता की शहरी सभ्यता थी, यानी कि वहाँ पर ट्रेड वर्ड अच्छे से होते थे, व्यापार व्यापार। लेकिन जो उसके बाद से जो उसके बाद की सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पर ग्रामीण जीवन शैली थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो शहरों का क्या हो गया, पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टता थी, यानी कि जो विशेषताएं थी, जो उसके बाद की सभ्यता आई, उसमें वो विशेषताएं नहीं थी। इस देखिए, अब नए शहरों को आने में कितना समय लगा, एक शताब्दी का समय लगा। यानी कि एक शताब्दी भर क्या क्या उपमहाद्वीप को बहुत लंबे समय तक क्या करने पड़ा, शहरों का आने का इंतजार करना पड़ा। वही जाकर एक शताब्दी को मतलब वही समझ सकते हैं, जब वहां पर 16 महाजनपद के टाइम पर जब जाकर नए नए शहर बसे, यानी कि इतने टाइम तक क्या हुआ, शहरों का पतन हो गया, पूरी रूप से क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कितने हम की हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई अब हम इसको जानेंगे। देखिए जब सभ्यता का पतन हो गया यानी कि जब सभ्यता जलवायु परिवर्तन या नदियों के रास्ता बदलने के कारण नष्ट हो गई, जो इसके शहर जब नष्ट हो गए तो इसे क्या किया, इसे लोग भूल गए यानी कि लोगों की स्मृतियों में से भी ये नष्ट हो गई, यानी लोग इसे भूल गए कि ऐसे पहले सभ्यता कोई थी जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लोग रहते थे, इतने मतलब अच्छे से सभ्य लोग थे। तो लेकिन जब लोग वहां पर जो रहते थे उसके बाद की सभ्यता के लोग, जब उन्हें कभी कभी कुछ ना कुछ सामान अपने घर, उन्हें अपने घर बनाते वक्त कुछ ना कुछ सामान मिलता है या कुछ भी उन्हें मिलता, तो समझ नहीं पाते। जैसे कि अगर वो अपना घर बना रहे हैं, नींव की खनाई कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ सामान वहाँ पर मिलता तो समझ नहीं पाते सामान है क्या, यानी कि जो उन्हें सतह पर मिलती पूरा वस्तुएं उसका वो अर्थ ही नहीं समझ पाते थे। ठीक, ऐसे ही कनिंघम थे, वो भी कनिंघम भी भ्रम में थे, वो भी हड़प्पा सभ्यता का अर्थ नहीं समझ पाए। अब देखते हैं हम कनिंघम का भ्रम क्या था। अब देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने उत्खनन शुरू किया, यानी कि जो वहां पर हड़प्पा पर उत्खनन का कार्य किसने चालू किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कनिंघम क्या थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, इसे आप याद रखिएगा। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आप बताना कनिंघम थे। कौन थे, कनिंघम थे। कनिंघम ने यानी कि पहले सबसे वहां पर क्या किया, हड़प्पा साइट पर क्या किया, अपना काम चालू कराया। वहां पर यानी कि यहाँ पर खुदाई का काम सबसे पहले किसने चालू कराया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने चालू कराया। अब देखिए लेकिन उनका वो क्या थे, वो लिखित स्रोतों पर निर्भर रहते थे, यानी कि जो मतलब उनको ज़्यादा मोहरे वोहरों को ज़्यादा उनको उनमें इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट था, जैसे कि कोई ग्रंथ मिल गया उन्हें या कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गए या ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक रुचि में रखते थे, यानी कि ऐतिहासिक काल के पुरातत्व में रुचि रखते थे। यानी कि ऐतिहासिक काल मतलब क्या, उन्हें ऐसी चीजें जो पढ़े जो उसे पढ़ सके आसानी से, उसमें रुचि रखते थे। साहित्य वाहित्य में वो ज्यादा रुचि रखते थे, उन्हें खुदाई उदाई में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब उन सबसे ज्यादा जो साक्ष्य प्राप्त होता था उस पर ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, उन्हें साहित्यों पर ज्यादा रुचि थी। जैसे कि ह्वेन सांग आए थे जो अपने पीछे डॉक्यूमेंट छोड़ गए थे। ह्वेन सांग कौन था, चीनी यात्री था जो भारत में यात्रा करने आया था। तो ये सब जो अपने पीछे अपने दस्तावेज यानी कि यात्रा वृत्तांत लिख के छोड़ गए थे, उस पर ये ज्यादा भरोसा करते थे। अब देखिए आगे इनका भ्रम क्या था, हम आपको पूरा बताएंगे, देखते हैं आगे। देखिए जो कनिंघम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीनी बौद्ध यात्री तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों से बस्तियों की पहचान की, यानी कि जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे जो अपने ग्रंथ में जो बस्तियां लिख के गए थे, तो उसको उन्होंने क्या उसका पहचान किया। कैसे किया पहचान, अभिलेखों का संग्रहण और प्रलेखनों का क्या अनुवाद करके उन्होंने उसका पहचान किया, यानी कि वो बस्तियों की पहचान की जो चीनी बौद्ध यात्रियों के क्या थे, यात्रा वृत्तांत में लिखे गए थे। लेकिन जो हड़प्पा के जो उन्हें हड़प्पा से वस्तुएं प्राप्त होती थी उसका वो जान नहीं पाते थे, क्योंकि उनका जो फोकस था वो ज्यादातर बौद्ध इतिहास है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि बौद्ध इतिहास से पहले भी कोई हमारा मतलब ऐसा कोई हड़प्पा सभ्यता ऐसी कोई नाम चीज रही होगी, तो उनका जो मेन फोकस था वो किसके पे था, बौद्ध इतिहास पर था। तो जो कुछ चीज पाते थे उसे किससे जोड़ने का प्रयास करते थे, बौद्ध इतिहास से जोड़ने की कोशिश करते थे। तो हड़प्पा देखिए, हड़प्पा के निगम के अन्वेषण के दायरे में नहीं था, जैसा कि मैंने बताया ना, हड़प्पा जो था उसके कनिंघम के अन्वेषण के दायरे में नहीं था। उनके अन्वेषण के दायरे में तो वही सब था, बौद्ध इतिहास था। तो उनके अन्वेषण के दायरे में ना होने का कारण क्या था, उनमें उसकी पुरावस्तुओं की प्राचीनता नहीं समझ पाए, यानी कि जो उनको वस्तुएं मिलती थी हड़प्पा की, उसकी वो प्राचीनता नहीं समझ पाए कि उसका क्या महत्व है, उसका महत्व वो नहीं समझ पाए कनिंघम। अब देखिए उनके पास कुछ वस्तुएं पहुंची भी, उनके पास कुछ मोहर वोहर, जैसे उनके पास गई हुई देख सकते हैं आप, ये हड़प्पा का मोहर है एक, उनके पास हड़प्पा की मोहरें गई भी, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पाते कि किस टाइम की मोहर है। और कनिंघम तो करते थे, वो सोचते थे कि जो हमारा यहाँ का इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, गंगा घाटी से प्रारंभ हुआ, यानी कि वो गंगा की घाटी को ही भारतीय इतिहास की शुरुआत मानते थे। ठीक, और वो सब कभी ये नहीं समझ पाए कि ये जो हड़प्पा की मोहरे हो रहे हैं कहाँ से, मतलब ये किस किस समय से संबंधित है। तो इसे वो किससे संबंधित करने का प्रयास करते थे, मोहरों को वो गंगा घाटी से जोड़ने का प्रयास करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है, कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई है वो गंगा घाटी से हुई है, ना कि सिंधु घाटी से हुई है। और सिंधु घाटी का उनको कोई ज्ञान नहीं था उस समय, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो आपको मैं डायग्राम में ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो चित्र बनाया गया है इन्होंने कनिंघम ने खुद ही बनाया था। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा गया है, ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र है, यानी कि जो हड़प्पा से उनको पहली मुहर प्राप्त हुई थी, तो उसका क्या किया था, उन्होंने एक रेखा चित्र बनाया था। तो उसी की ये क्या है, फोटो है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कैसे
हुई, यानी कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कि इसकी खोज करने में कौन कौन से लोग का योगदान था, वो कौन कौन थे, जैसे कि आप पढ़े होंगे दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या जॉन मार्शल। तो अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया इस सभ्यता की खोज में। अब देखिए, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में प्राचीन मोहरें खोजी, यानी कि जो दयाराम साहनी थे उन्होंने क्या की, हड़प्पा सभ्यता की, और जो राखालदास बनर्जी थे उन्होंने किससे, मोहनजोदड़ो से क्या की, मोहरे खोज निकाली। आप यहाँ पर फोटो में नीचे देखेंगे, ये रहे दयाराम साहनी, ये दयाराम साहनी है और ये राखालदास बनर्जी हैं। यानी कि जो दयाराम साहनी उन्होंने कहाँ की मोहर खोजी थी, हड़प्पा की, तो इसे आप याद रखिएगा, ये हड़प्पा की खोजी थी। और ये जो आर डी बनर्जी है, यानी कि राखालदास बनर्जी हैं, इन्होंने कहाँ से मोहर खोजी थी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की मोहर खोजी थी। तो इन्होंने दोनों लोग क्या किया, अपनी मोहरें खोज कर ले गए, जो उस टाइम के क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनके समक्ष ले गए, बताएं कि देखिए ये दो चीजें हमने प्राप्त की हैं। ठीक, तो उन्होंने जो जो दोनों मोहरें प्राप्त की थी, एक जो दयाराम साहनी ने प्राप्त की थी और जो एक राखालदास बनर्जी ने की थी, तो उन्होंने क्या किया, जिससे दोनों दोनों स्थलों को एक ही संस्कृत का हिस्सा मान लिया गया। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि जो दोनों मोहरें हमने प्राप्त की हैं, वो क्या हुई हैं, वो दोनों एक ही संस्कृत की हैं, यानी कि दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, यानी कि जो दोनों मोहरे हैं उनका संबंध एक संस्कृत हड़प्पा सभ्यता से है। तो अब ये दोनों मोहरे जो पा गए, वो मोहरे अपने हेड को लेकर जाकर देते हैं, किसको ले जाकर देते हैं, जो उनका हेड था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जब इसको पाता है, तो ये तो सबके सामने आके बताता है कि भाई भाई अब इंडिया में एक नई सभ्यता की खोज हुई है। तो यानी कि 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की, यानी कि उसने बताया कि यहाँ पर एक नई सभ्यता की पहचान की गई है, जिसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। कब इसने डिक्लेयर किया, 1924 में। तो आप याद रखिएगा, किसने घोषणा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जॉन मार्शल ने की थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो जॉन मार्शल का वर्किंग पीरियड था, यानी कि जो जॉन मार्शल का कार्यकाल था, उसमें भारतीय पुरातत्व में क्या हुआ, बड़ा परिवर्तन हुआ। यानी कि जो जॉन मार्शल, आप एक फोटो देख सकते हैं, जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो पहला पेशेवर पुरातत्वविद था, यानी कि जो जॉन मार्शल था, पहला पेशेवर पुरातत्वविद था। जो इसके बाद के लोग को आप देखें, जैसे इसके बाद जो व्हीलर आता है, व्हीलर का मतलब कोई पेशेवर नहीं था, यानी कि प्रोफेशनल नहीं था, वो तो एक आर्मी में था, आर्मी ब्रिगेडियर था, तो उसका इंटरेस्ट था, हॉबी थी ये सब उत्खनन करना, तो वो उसमें आ गया, आर्कोलॉजी में आ गया। लेकिन उसका कोई पेशा नहीं था, उसका पेशा तो आर्मी, वो आर्मी मैन था। लेकिन जो ये था क्या था, व्हीलर था, अरे जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल क्या था, पूर्ण रूप से क्या था, पेशेवर पुरातत्वविद था। ठीक, और इसने ने क्या किया, बड़ा परिवर्तन लाया भारतीय पुरातत्व में। इसने यूनान और क्रीट की अनुभव को भी अपने साथ लाया, यानी कि इसने यूनान और क्रीट के भी अनुभव को अपने साथ क्या किया, भारतीय पुरातत्व में शामिल किया। कनिंघम की तरह यह भी खोजों में रुचि रखता था, यानी कि जो कनिंघम कनिंघम था, जैसे वो खोजों में अपनी रुचि रखता था कि कोई चीज पा जाए, कहाँ से उसको क्लू निकाल कर किसी चीज को व्याख्यायित कर दे। वैसे जो जॉन मार्शल भी था, वो क्या करता था, खोजों में रुचि रखता था, लेकिन वो दैनिक जीवन की पद्धतियों को समझने में भी उत्सुक था। यानी कि जो दैनिक जीवन की पद्धतियों का मतलब क्या है, कि लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, जीवन यापन कैसे करते थे, वह इन सब में भी इच्छुक था। कौन, जॉन मार्शल। अब आइए हम आगे देखते हैं कि व्हीलर के बारे में देखते हैं। व्हीलर जो है, व्हीलर ने अपने हड़प्पा के अनुभव के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा है, यानी कि व्हीलर ने जो हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा है, उसे हम कुछ जानते हैं। जब व्हीलर था, व्हीलर जब 1944 में जब क्या हुआ, अपॉइंट हुआ, मतलब 1944 में क्या बनाया गया था, इंडिया का क्या बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ दी ASI, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या बनाया गया था, ये जो ये जॉन अरे व्हीलर है, क्या बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो ये फोटो देख सकते हैं, ये कौन है, व्हीलर है। ठीक, जब देखिए अब ये लिखता है अपने एक विवरण में कि जब ये वहां पर अपॉइंट किया गया, कहाँ पर, हड़प्पा में अपॉइंट किया गया कि आप क्या हुए, अब हड़प्पा के आप जनरल डायरेक्टर, इंडियन आर्कियोलॉजी के क्या हुए, आप डायरेक्टर जनरल हुए। तो ये क्या हुआ, जब वहां पर जाता है हड़प्पा पर अपनी खोज के लिए, तो वहाँ के लोगों के साथ क्या करता है, हड़प्पा के जो स्थल था वहां पर जाने की कोशिश करता है। यानी कि तो बोलता है कि हम सुबह 5 बजे निकलेंगे, यानी कि सुबह हम 5:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। और जब ये सुबह 5:30 बजे जाता है, बोलता है कि वहां पर जाएंगे हम 2 घंटे काम करेंगे, यानी कि 7:30 तक हम क्या होंगे, वापस चले आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो तो रेगिस्तानी मतलब एरिया है, थोड़ा सा वहां पर ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि वापस चले आएंगे 7:30 बजे तक। लेकिन जब ये काम करने जाता है, तो बहुत देर तक काम करने लगता है, लगभग 6 घंटे वहां पर जाकर काम करता है। यानी कि ये सोचा तो ये तो सोच
सोच के गया था कि हम सब क्या होंगे 7:30 बजे तक ही वापस चले आएंगे, लेकिन ये लगभग 11:30 बजे तक वहां पर क्या करता रहता है, काम ही करता रहता है। तो ये कहता है कि मुझे डर है कि मेरे काम के जुनून को देखकर मेरे सहकर्मी जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, क्या मुझे सनकी ना समझ ले, यानी कि उसे जो इसका इतना काम करने का जुनून है उसको देखकर क्या करें, जो उसके सहकर्मी है इसे सनकी ना समझ ले। कहीं वो तो बोल तो गया था कि हम 2 घंटे वहां पर जाकर काम करेंगे, अब 11 घंटे तक काम कर रहा है, इतना जुनून है। तो सोच रहा है इस जुनून को देखेंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे कि देखो इतना धूप है और मैं धूप में कुदाल लेकर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चक्कू से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल ना समझ ले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नई तकनीकें तथा प्रश्न। अब देखिए जैसे जैसे हड़प्पा में खोजी की मतलब अन्वेषण होते गए, इसमें नई नई तकनीकें जुड़ती गई, यानी कि नई नई तकनीकों का अन्वेषण हुआ, उनके माध्यम से सभ्यता को परिभाषित किया गया। अब उसमें क्या क्या प्रश्न उठते हैं, अब उसे हम देखेंगे। अब देखिए 1944 में डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने खुदाई के लिए टीलों के अस्त्र विन्यास को प्राथमिकता दी, बजाय 36 इकाइयों के। अब मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। जो व्हीलर था उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर कोई ये जमीन है इतना, अगर ये जमीन का इतना बड़ा सा जमीन है पूरा, अगर इसका उत्खनन करना है तो एक होता है कि एक ऐसे लेवल पे आप चलिए, पहले इसका उत्खनन करिए, फिर इस लेवल का, यानी फिर इस लेवल का करिए, और एक होता है एक बारी में आप सारे का खोद दीजिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने ऐसा नहीं किया कि एक एक लेवल पे चले, पहले इसका करे या फिर इसका करे, इसने पूरा क्या किया, एक बारी में सारे को ही खन दिया। तो इससे क्या होता है, जो इससे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं एक टाइम पीरियड की, उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता। जैसे अगर आप एक पीरियड, जैसे आप थोड़ी थोड़ी जगह का खुदाई करेंगे तो क्या होगा, आपको एक अ, हर एक सभ्यता के स्तर का पता चलता रहेगा कि हाँ इस टाइम पर ये सभ्यता थी, इस सभ्यता थी। लेकिन जब आप एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, उसमें सारी चीजें क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो इससे बहुत समस्या खड़ी हुई थी। लेकिन अब देखिए, अब ये हम जैसे कि आपको पहले बता दिए ना, ये क्या था, ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में क्या किया, ये वहां पर मतलब भारतीय पुरातत्व में शामिल हुआ था, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में शामिल होने से पहले क्या था, सेना में पूर्व ब्रिगेडियर था। और इसने सैनिक परिशुद्धता को भी क्या किया, भारतीय पुरातत्व में समावेशित किया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसने सैनिक परिशुद्धता को भी शामिल किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं आज की राष्ट्रीय सीमाओं में राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाती हैं, यानी कि राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाने का मतलब क्या है, इस समय के जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। पाकिस्तान में अधिकतर महत्वपूर्ण स्थल चले गए हैं। और अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा डिवाइडेशन हो गया, जितने भी मतलब बंटवारे के बाद जितने अंग हमारे कितने किस में चलेंगे, पाकिस्तान में चलेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे हिस्से बचे भारत में, उसमें क्या किया गया, जो भारतीय पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या किया, भारतीय पुरातत्वविद ने भारत में हड़प्पा स्थलों की पहचान की, यानी कि उन्होंने कहा कि अब जितने मान लो कुछ जो कुछ स्थल थे वो तो हड़प्पा के पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अब जो भारत में है हम क्या करेंगे, उसको खोज के लाएंगे और लोगों के सामने उसको बताएंगे कि देखिए इंडिया में यहाँ यहाँ पर भी हड़प्पा स्थल हैं। तो यानी कि भारतीय पुरातत्वविदों ने क्या किया, नए नए स्थलों की पहचान की। अब नए नए स्थलों की कहाँ कहाँ पहचान की, तो कहाँ कहाँ थी, जैसे कि कच्छ में की, पंजाब में की, हरियाणा में की, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी और धौलावीरा में इन्होंने क्या किया, अन्वेषण करके बताया कि यहाँ पर भी हड़प्पा के स्थल मौजूद हैं। और क्या किया, इनकी सूची बनाकर, यानी कि इनकी सूची बनाई और इनके भी नाम क्या हुए, हड़प्पा स्थल में जुड़ गए। ठीक, और अब भी अन्वेषण जारी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अब भी अन्वेषण जारी है, यानी कि खोज अब भी जारी है, अभी कहीं पता नहीं है कि कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के स्थल निकल जाएं। अब आगे देखते हैं हम। और जब सबके सामने जब पूरे विश्व में पता चल गया कि हाँ, इंडिया में भी कोई सभ्यता थी हड़प्पा नाम की, तो क्या हुआ यहाँ पर 1980 के दशक में क्या हुआ, हड़प्पाई हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय रुचि बढ़ने लगी। अब अमेरिका से लोग आने लगे, इटली से लोग आने लगे, क्या करने, हड़प्पा में अध्ययन करने आने लगे, यानी कि हड़प्पा पुरातत्व का अध्ययन करने कहाँ से लोग आने लगे, विश्व स्तर से, विश्व अनेक स्थल से इटली हो गया, अमेरिका हो गया, वहां से आने लगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रुचि 1980 के दशक से क्या हुई, हड़प्पा पर बढ़ गई। ठीक, अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अन्वेषण करते हैं, यानी कि जो अब अन्वेषण होता है, क्या होता है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु, वनस्पति और जानवरों के अवशेषों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो वहां पर जो जानवर मिलते हैं उनका अन्वेषण करेंगे, जो पत्थर मिले हैं उनका, धातु मिले उनका, जैसे पता लगाएंगे ना कि वहां पर कौन जानवर पालतू थे, या किस धातु का प्रयोग किया जाता था, या मिट्टी कैसी थी, वनस्पति पेड़ पौधे कैसे थे, तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन सब का पता लगा लेते हैं। जैसे हमें पता चलता है ना कि वहां पर कौन से जानवर पालतू थे और कौन से जानवर जंगली थे, ये सब किससे पता चलता है, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से ही पता चलता है।
अब देखिए ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणाम की उम्मीद जगाते हैं, यानी कि अब ऐसे ही अगर हम अन्वेषण हमारे यहाँ होते रहेंगे हड़प्पा सभ्यता पे, तो हमें भविष्य में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त होंगी कि कैसे उस समय के लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उसकी लिपि से नहीं मिलती है। हमें जो भौतिक साक्ष्य हैं, उससे ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। यानी कि जो हमें जो मृतभांड, उर्दूभांड मिले हैं वहाँ पर, जो बर्तन-वर्तन टूटे-फाटे मिले हुए हैं, इससे ही हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। यानी कि जैसे औजार हो गए, आभूषण हो गए, इससे ही हम क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिपि है, अभी तक उसे हम पढ़ तो पाए नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, वो एक रहस्यमय लिपि है। यानी कि वो अभी पूरे पूर्ण रूप से रहस्य बनी हुई है। जब तक उसे पढ़ नहीं पाएँगे, तब तक जानेंगे नहीं। तो जब तक उसे पढ़ नहीं पाते, तब तक हम किसका सहारा लेते हैं? तब तक हम ये जो बर्तन-वर्तन है, इनका सहारा लेते हैं। अब देखिए, टूटी हुई वस्तुएँ ही फेंकी जाती थीं, जबकि अन्य वस्तुएँ पुनः उपयोग की जाती थी। यानी कि जो टूटी-फूटी वस्तुएँ होती थीं, उन्हें ही फेंका जाता था और जो अच्छी वस्तुएँ होती थी, उनका क्या किया जाता था? पुनः उपयोग कर लिया जाता था। और देखिए, और जो वस्तुएँ थीं, उन्हें लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं है कि बड़ी मात्रा में वो लोग क्या करें, किसी भी वस्तु को क्या करें, अनुपयोगी सिद्ध कर दें। जो उनको उपयोग के लिए वस्तु प्राप्त होती थी, यानी कि जो उपयोगी अवस्था में होती थी, उसका उपयोग करते थे और जो टूट-फूट जाती थी, उसे ही क्या करते थे, फेंक देते थे। यानी कि वो उस चीज़ों को रिसाइकिल करते थे, यानी कि दोबारा यूज़ करते थे। अब देखिए, खोजों का वर्गीकरण, यानी कि खोजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है कि वर्गीकरण का मतलब क्या, कि वो किस पदार्थ से बनी है, उसका प्रयोग क्या है, मतलब वो आभूषण है, औजार है या वो मिट्टी से बनी है, धातु से बनी है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पुरातत्वविद की पुनः देखो, पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति के बाद पुरातत्वविद उन्हें वर्गीकृत करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए उन्हें कोई चीज़ मिल गया, एक चीज़, जैसे मान लीजिए उनको एक चिम्मच मिल गया, मान लीजिए एक उन्हें चिम्मच मिल गया। अब उसे चिम्मच को पाने के बाद क्या करेंगे, अब उसे वो बाँटेंगे कि इस टाइम मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसका प्रयोग क्या था। देखिए, अब वो क्या करते हैं, उस उन्हें पुनः वर्गीकृत करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। देखिए, मुख्यतः उनके पदार्थ, यानी कि वो पदार्थ यानी कि किससे बने हुआ है, जो चम्मच मिला है, ये धातु से बना हुआ है या मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि पत्थर से, मिट्टी से, धातु से, किससे बना हुआ है, इसके क्या करेंगे, इसके रूप में से क्लासिफाई, यानी कि इसको रूप में से रखेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बाद उपयोगिता 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 मतलब इस चम्मच का क्या उपयोग था, इसको आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था या औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था या एक अनुष्ठानिक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस चम्मच को लोग गले में पहनते थे या इसको क्या करते थे, औजार के रूप में इससे शिकार-उकार करने में प्रयोग करते थे या इसे मतलब यज्ञ-वज्ञ में उपयोग करते थे। अनुष्ठानिक वस्तु मतलब जैसे यज्ञ-वज्ञ से संबंधित थी, ये किससे संबंधित था, फिर इसका क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। यानी कि पहले उसे क्या करते हैं, जब कोई चीज़ पाते हैं तो उसको क्लासिफाई करते हैं किसमें, पहले तो इस किस चीज़ से बना हुआ है, दूसरा इसका यूज़ क्या था, यानी कि इसका उपयोग क्या था। देखिए, पुरातत्व वस्तुओं की उपयोगिता को समझने के लिए पुरातत्वविद उसकी समानता आधुनिक वस्तुओं से मिलाने के संदर्भ में, जैसे कि घरों, नालों या कब्र की परीक्षण में करते हैं। यानी कि वो उसकी समानता के क्या करते हैं, आधुनिक वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं। यानी कि जो आधुनिक वस्तुएँ हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से, जैसे कि चक्कियों को मिलाकर करते हैं, जो उस टाइम पे चक्की मिली थी और इस टाइम की चक्की को क्या करते हैं, वो मिला कर के क्या डिसीजन निकालते हैं कि देखिए ये भी चक्की सेम है, वो भी चक्की सेम है। यानी कि उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, मसाले-वसाले बनाने के लिए किया जाता था। और क्या करते हैं, वो उस इसके आधार पर भी डिसाइड करते हैं कि वो सामान कहाँ पर मिली है, वो घर में मिली है या नाले में मिली है, उसके भी अनुसार क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। देखिए, कभी-कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए कपास के टुकड़े से पहनावे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए संदर्भ विकसित करना ज़रूरी होता है, जैसा कि हड़प्पाई मोहरों को समझने में हुआ था। यानी कि देखिए, अब उनको कुछ किसी-किसी चीज़ में ना क्या करना पड़ता है, उनको मतलब संदर्भ ढूँढना पड़ता है। संदर्भ का मतलब जैसे क्या? अब उनको उनको ये पता लगाना है कि उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो मूर्तियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आपको याद हो, अगर आपने एक जो पुरोहित राजा की फ़ोटो दी गई है एनसीईआरटी में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें वो कपड़ा पहने हुआ है। तो उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि जो कपड़ा पहने हुआ है, आप देखेंगे उसका कपड़ा, वो कपड़ा किसका है? वो कपड़ा कपास का बना है, ऊन का बना है, किसका बना हुआ है? यानी कि उसको भी वो क्लासिफ़ाई करते थे। किससे? संदर्भ विकसित करके क्लासिफ़ाई करते थे। आप देखेंगे मणिमूर्तियाँ-वूर्तियाँ भी मिली हुई हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्याख्या की समस्या, अब देखिए व्याख्या की समस्या क्या है, यानी कि जो पुरातात्विक व्याख्या में पुरातात्विक व्याख्या में धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में समस्या आती है। यानी कि जो पुरातात्विक व्याख्याएं होती हैं, उसमें की धार्मिक प्रथाएं कैसे थी, उसको बताने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए, लेकिन
कैसे आप डिफाइन करें कि कोई चीज धार्मिक है या नहीं, उसमें क्या होती है, बड़ी समस्या होती है। कुछ कुछ असमान वस्तुएं जैसे आभूषणों से लदी हुई मणि मूर्ति और पत्थर की मूर्तियां जिन्हें धार्मिक महत्व का माना जाता है, यानी कि कुछ असमान वस्तुएं उन्हें जो प्राप्त होती हैं उन्हें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये धार्मिक चीजों से संबंधित है। जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं, मातृ देवी की मूर्ति है जो लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मातृ देवी की मूर्ति है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, हर एक चीजों से मोहरों वोहरों से ये अलग है। तो इसको क्या करते देते हैं, ये धार्मिक महत्व का बताते हैं। और कुछ चीजें ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें जो हर एक जगह नहीं प्राप्त हुई, जो कम मात्रा में प्राप्त हुई है। जैसे क्या क्या, जैसे कि अन्य संरचनाओं जैसे कि स्नानागार और वेदियों को क्या करते हैं, अनुष्ठानिक महत्व का बताते हैं, यानी कि जो ये स्नानागार और स्नानागार थे उन सबको क्या करते हैं, बताते हैं कि इनका अनुष्ठानिक महत्व था, यानी कि अनुष्ठान पे, यानी कि किसी विशेष पूजा पाठ में क्या किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, जैसे स्नानागार और वेदियां। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक आस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए मोहरों पर अनुष्ठानिक प्राकृतिक पूजा आदि शिव जैसे प्रतीकों का विश्लेषण किया गया है। यानी कि अब जो कैसे डिफाइन करते हैं जो पुरातात्विद होते हैं कि वहाँ के लोगों का धर्म कैसे था, इसके लिए वो कहते, कोई तो कहते हैं कि वहाँ के जो लोग थे प्रकृति प्रकृति यानी कि जो प्रकृति है उसकी पूजा करते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक आदिशिव नाम के देवता थे, उनकी पूजा होती थी। आदिशिव देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, ये आदिशिव को कभी कभी किससे, जानवरों से घिरा हुआ दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे मोहर में इसमें तो साफ नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक अलग इमेज लगाई जिससे आपको अच्छे से पता हो। दोस्तों प्लीज से प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये आप सब हिंदी माध्यम के लिए ही चैनल बनाया गया है। आप सब हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा, लेकिन हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आते, क्योंकि हम छोटे मोटे क्रिएटर हैं। लोग वॉइस क्वालिटी पे जाकर हमारे वीडियो के कंटेंट को बिना देखे ही क्या करते हैं, हमारे चैनल को अवॉइड कर देते हैं। लोग हमारे चैनल को देखने के बाद भी इसको ना लाइक और ना शेयर करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये आपके लिए ही बनाया गया है दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। ऐसा ही रहा दोस्तों, अगर ऐसे ही कम व्यू आते रहें तो एक दिन हमें अपना चैनल ही बंद कर देना पड़ेगा। क्योंकि रोज दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ना कोई वीडियो को लाइक करता है ना सब्सक्राइब, और बहुत कम व्यू भी आते हैं, बहुत कम लोगों के पास हमारा वीडियो जाता भी है। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हर एक प्रकार के सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे, चाहे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सभी चीज़ों के हमारे यहाँ वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप जाके सारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, जैसे कि कभी कभी आद्य शिव को बताया जाता है कि वहाँ पर आद्य शिव की पूजा की जाती थी। आद्य शिव को पशुपति भी कहा जाता था। पशुपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको जिस मोहर में दिखाया गया है उसके आसपास क्या है, जानवर बने हुए। देखिए इसमें, ये देखिए हाथी बना हुआ है, बाघ बना हुआ है, यहाँ पर देखिए बैल भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जानवर बने हुए हैं। तो इन्हें जानवरों से घिरे हुए के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पशुपति कहा जाता है। पशुपति मतलब क्या, पशु मतलब जानवर, पति मतलब स्वामी, यानी कि जो जानवरों का स्वामी है उसे पशुपति कहा जाता है। लेकिन जो इनका चित्रण है हिंदू धर्म के रुद्रदेव से इनका समानता की जाती है। किससे वर्णन किया जाता है, रुद्रदेव के। लेकिन इनका वर्णन जो है ना, वो ऋग्वेद में जो हमें रुद्रदेव का जो रूप प्राप्त होता है उससे मैच नहीं करता है। यानी कि जो इनका वर्णन इस मोहर के संदर्भ में किया गया है और जो ऋग्वेद के संदर्भ में हमारे ग्रंथों में किया गया है, उससे क्या होता है, इनका मतलब वर्णन मैच नहीं करता है। यानी कि दोनों में इनका वर्णन अलग अलग है। ऋग्वेद में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो मतलब शिव जी हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, पशुपति के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें जो मोहर है उन्हें हमें उसमें हमें इसमें जो जो भी इंसान बैठा है उसे पशुपति के रूप में दिखाया गया है। ठीक। और कभी कभी बोलते हैं कि जो मोहर पे इंसान बना है, कभी कभी शिव बोलते हैं इसे, और कभी कभी क्या बोलते हैं इसे, वो समन बोलते हैं। समन क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। समन जैसे जादुई जिसके पास शक्तियां होती हैं उन्हें समन कहते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा समन क्या होता है। तो इससे क्या होता है, धार्मिक प्रतीकों को समझने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो इससे हमें संबंध नहीं समझ नहीं पाते हैं कि लोग उस समय कौन सा धर्म पालन करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे या देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब देखिए, हाँ अब देखिए शमन किसे कहते हैं। शमन किसे कहते हैं, शमन मतलब वो है, शमन वे व्यक्ति होते हैं जिनमें जादुई शक्तियां और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की क्षमता होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जादुई शक्तियां होती हैं और उनका दावा होता है कि वो दूसरी दुनिया से संबंध साध सकते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना कि हम दूसरी दुनिया
के लोगों से बात कर सकते हैं, भगवान-वगवान से बात कर सकते हैं, ऐसे सब उन्हें क्या कहते हैं? समन कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में तुरंत आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि समन किसे कहते हैं। और देखिए लिंग आता है बार-बार, हमें वहाँ पर कई छोटे-छोटे पत्थर प्राप्त हुए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ये छोटे-छोटे वहाँ पर पत्थर प्राप्त हुए हैं, 2 इंच से भी छोटे हैं। इनको क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अब लिंग क्या होता है? लिंग क्या क्या होता है? उस पत्थर को कहते हैं जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। यानी कि जो पत्थर भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, आप मतलब मंदिर में देखे होंगे, आपके घर पे भी होगा, जिसे हम आम तौर पर शिवलिंग कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अब देखिए लिंग हड़प्पा सभ्यता से कई सारे ऐसे छोटे-छोटे पत्थर मिले हैं, ठीक? यानी कि ऐसे छोटे-छोटे पत्थर मिले जो शंखाकार हैं, जिनको लिंग की संज्ञा दी जाती है। कोई-कोई कहते हैं कि जो ये भाई ये लिंग-उंग नहीं है, इसका प्रयोग क्या किया जाता था? लिखने के लिए किया जाता था। जैसे चॉक नहीं होता, चॉक का प्रयोग बोर्ड पे लिखने के लिए किया जाता है, वैसे इसका भी प्रयोग पत्थरों यानी कि पट्टिकाओं पर लिखने के लिए, यानी कि जो पट्टिकाएँ थी उसपे लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए इस लिंग के बारे में कुछ लिखते हैं मैके, तो मैके क्या लिखते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये बताते हैं ये किससे बना होता था? ये लेज़ारद्वाद या मणि या जैस्पर से, यानी कि अन्य पत्थरों से, यानी कि पत्थरों से बना हुआ था। जैसे कौन-कौन से पत्थर? लेज़ारवार्द हो गया या मणि हो गई या जैस्पर, इन सब पत्थरों से बना होता था, या छोटा और शंक्वाकार होता था, यानी कि छोटा होता था और शंक्वाकार होता था, और ये 2 इंच से कम ऊँचाई के थे, यानी कि इनकी जो हाइट थी, यानी कि जो इनकी हाइट थी वो 2 इंच से कम थी, यानी कि 2 इंच से छोटे होते थे, ठीक? और इनको क्या इनको ये भी बोलते हैं कि हालांकि ये पट्टों पर लेख जाने वाले, और मैके का ये भी मानना है कि ये पट्टों पर लेख जाने वाले लेखों में भी प्रयोग हो सकते थे, यानी कि पट्टों पर जो लिखे जाते थे लेख, उसमें भी क्या हो सकते थे? इनका प्रयोग किया जा सकता था, किसका? लिंग का। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया गया है चैनल, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे चैनल पर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य सभी विषयों से संबंधित वीडियो अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको अन्य अन्य सभी वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप सभी वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल बनाया गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दीजिए। तब तक के लिए पढ़ लो।